तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल री एजुकेशन की। फंक्शनल री एजुकेशन के जो है वो काफ़ी चैप्टर्स डीना गार्डनर में आपको मिलेंगे। लाइंग टू सिटिंग के अलग है, सिटिंग के सिर्फ सिटिंग के अलग हैं, फिर अपर लिम लोअर लिम के अलग चैप्टर्स हैं। तो फंक्शनल री एजुकेशन बेसिकली है क्या वो समझ लेते हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब में एक ही बात की हुई है कि अपर लिम की क्यों री एजुकेशन क्यों ज़रूरत है और आर्म्स की क्यों ज़रूरत है री एजुकेशन करवाने की और डिफरेंट पोजीशंस की। तो हम थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फंक्शनल री एजुकेशन, फंक्शनल एजुकेशन पहले समझते हैं, फिर री एजुकेशन पहले खुद ही समझ में आ जाएगा। वो एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो जिनके ज़रिए हम जिन एक्टिविटीज़ को करने से हम ज़िंदा रहते हैं, चलना फिरना, घूमना, उठना बैठना, कमर मोड़ना, सीधे बैठ जाना, हाथ मोड़ लेना, मर्ज़ी की डायरेक्शन में चलना, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। ये हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, इनसे हम फंक्शन करते हैं। तो ये हमें नेचुरली पता होती है। जब हम नहीं चल रहे होते उस वक्त हमारा फेज़ होता है ऑब्जर्विंग का, यानी जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तो हमारा ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बाकी सब किस तरह मूव कर रहे हैं। तो फिर हम भी उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पहले घुटनों के बल पर कोशिश करते हैं कि हम सीधा चलें और फिर आहिस्ता सारी सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, सीख सीख कर, देख देख कर। तो ये एजुकेशन हमारे बाय बर्थ, पैदाइश के साथ ही जो है वो हमारा ये सीखने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ क्योंकि हमारे ब्रेन को एक्टिविटी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारे मसल्स के अंदर मसल टेंशन प्रोड्यूस ना होती, मसल वीक होते और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते और फिर हमारा वजूद भी नहीं बचता। तो इन शॉर्ट ग्रेविटी, आप बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वजह से हम और हमारा वजूद किस तरीके से कायम है। इस तरीके से इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने कि अगर हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे या लॉन्ग टर्म हम ऐसा कुछ करते हैं किसी डिजीज़ या इंजरी की वजह से कि हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो हमारे ब्रेन पर जो उसके बारे में लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन कि इस हाथ को या इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको ऐसे करना था या ऐसे करना था, वो रिमूव हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा जो है वो बेसिकली तो ज़्यादा तो जो 50+ एज के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ होता है। यंग पेशेंट तो फिर भी क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी होती है, वो देखते हैं, सीखते हैं और वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म कोमा में रहे हों, यानी वो देख ही ना पाए हों कि एक्टिविटी होगी कैसे, मतलब एक शख्स अगर माजूर है चेयर पे, वो देख रहा है कि दूसरे कैसे चल रहे हैं, वो कोशिश कर सकता है चलने की। लेकिन अगर वो एक शख्स जिसकी आंखें भी बंद थी, वो कुछ देख भी नहीं पाया या वो इतना बीमार था कि वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे जो फोकस नहीं कर सका, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो री एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि वो पेशेंट जिनकी जो ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई है, मूवमेंट की, फंक्शनल एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई है, हम उसको बार बार वही मूवमेंट्स करवा कर जो है वो री एजुकेट करते हैं। इसमें हमारा एक चीज़ बेसिक फोकस क्या होता है कि पेशेंट है तो ऑब्वियसली लाइंग पोजीशन में होगा, बीमार है, तो लाइंग से उसको हम सिटिंग में लेकर आते हैं, सिटिंग से फिर हम स्टैंडिंग में लेकर आते हैं। यानी पहले उसको लेटने वाली जो पोजीशन है उससे हम उसको एक्टिव करते हैं, हिलाते डुलाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मूवमेंट्स करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं कि अब वो सिटिंग पोजीशन में आ जाए। और सिटिंग पोजीशन में फिर हम इतनी एक्सरसाइजेज ऐसी करवाते हैं, इतनी थेरेपी देते हैं कि फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। और फिर स्टैंडिंग से हम जाते हैं मूविंग पोजीशन में, यानी पहले वो लेटने से बैठना सीखे, बैठने से खड़ा होना सीखे और फिर खड़े होने से चलना सीखे। जैसे बिल्कुल हम अभी मैंने बात की कि बचपन में बच्चे होते हैं वो बिल्कुल जो है एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, वो उस वक्त इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, और बड़े होकर वो इसलिए नहीं कर पाते कि इन एक्टिविटी की वजह से और किसी इंजरी की वजह से वो वीक हो गए हैं, वो फिर से ही कमज़ोर हैं। तो इसमें एक बात जो इस चैप्टर में हो रही है वो लाइन टू सिटिंग की हो रही है, उसको हम जल्दी जल्दी कवर करके जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को ये बात इस चीज़ के अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि देखें सडन थ्रस्ट दे दिया या कोई जॉइंट में कोई या अटक गया है कोई जॉइंट, क्या कहना चाहिए कि एक्टिविटी में झटका आ गया है, लॉक हो गए हैं जॉइंट, तो सडन थ्रस्ट दे दी और वो ठीक हो गया, वो अलग बात है। लेकिन वो एक्टिविटी जिसमें आपको पता है कि आपको जो पेशेंट है उसके फॉर एग्जांपल वर्टिब्री में कोई इंजरी हुई है, वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा और अब उससे चला नहीं जा रहा, ठीक है, उसके नर्व्स जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई हैं या इफेक्ट हुई हैं, तो अब आपको उसको देख के अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि भाई एटलीस्ट 6 मंथ की मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी तो मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं। और ये देखना होता है कि पेशेंट डिटरमिन्ड है या नहीं, यानी वो अभी ये नियत करके मतलब जोश जोश में आ तो गया कि नहीं मैं चलूँगा और ये वो, और कुछ महीनों में वो बेजार ना हो जाए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट को बड़ी पेशेंट तरीके से जो है वो काम करना पड़ता है। और ये जो फंक्शनल एजुकेशन है इसमें एक मसला हमारे साथ ये है, या प्लानिंग ये होती है कि हमने सारा ट्रीटमेंट
पेशेंट को देख के पहले से प्लान करना होता है। यानी हमारा होमवर्क जो है वो इसमें ज़्यादा होता है। 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग आपको प्लान करके रखनी होती है और उसमें चार्ट बनाने पड़ते हैं। और ये जो चार्ट की बात मैं कर रही हूँ ये आगे चैप्टर में बहुत खींची हुई है, मैं शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ कि पेशेंट में 1% भी रिकवरी हुई है तो चार्ट बना के आप उसमें लिखेंगे और पेशेंट से उस बात को कबूल भी करवाएंगे कि आर यू फीलिंग बेटर। क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि अगर 50% भी रिलीफ मिलेगा तो बोलेंगे हाँ बस हो गया है, बस थोड़ा सा, हाँ बस सही, वो मानते नहीं हैं। तो ऑन द स्पॉट अगर आप देख रहे हैं कि उसको ये चेंजेस उसमें आए हैं, उसने ठीक होना है, तो जैसे ही बात कबूल करता है आपने नोट डाउन कर लेना है। आपके पास रिटन में होनी चाहिए स्टेटमेंट कि ये मेरे पास पेशेंट इस कंडीशन में आया था और अब जो है वो ये इस कंडीशन में है। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट के पास या आप जिस इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर डीपीटी कर रहे होंगे, वहाँ पे आप ट्रेडमिल भी आपको नज़र आएगी, वहाँ पे आपको साइकिलिंग भी नज़र आएगी। तो वो ऐसा लगता है कि वो जिम का कोई सेटअप है ना, ऐसा लग रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक पेशेंट चल नहीं पा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे उसके लेग्स तो ठीक है लेकिन उसकी इंजरी जो है वो वर्टिब्री में हो गई है, तो अब वो बिल्कुल झुका झुका सा चल नहीं पा रहा। तो हम क्या करते हैं कि उसके आर्म्स पर स्लिंग लगाते हैं, उसकी कमर के ऊपर स्लिंग्स लगाते हैं जो उसको होल्ड करती हैं। और फीट्स जो हैं वो पूरी बॉडी का प्रेशर के साथ नहीं उठे होते, यानी पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो आपके पाँवों पर, आपके लेग्स पर, आपके लोअर लिम्ब पर नहीं होता। वो सारा का सारा प्रेशर 80% जो है वो स्लिंग्स ले रही होती है, सिर्फ 20% आपके फीट्स पर होता है। और हम आपको ट्रेडमिल पर स्लोली वॉक करना सिखाते हैं। अब ये बात जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसकी मैं यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है रोलिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पर चलते हैं, फिर समझाते मैं आपको। तो फिर हम क्या करते हैं कि ट्रेडमिल पर वॉक करवा कर आहिस्ता आहिस्ता फिर वेट जो है वो 20% से फिर 30% वेट देते हैं पेशेंट को, फिर 40% और ग्रेजुअली उसकी वॉकिंग इम्प्रूव करवाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम लाइंग से सिटिंग में कैसे लेकर आएंगे। तो पहले हम जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं बेड पर लेटे लेटे, कि भाई वो उठने के काबिल किस तरह होगा ना, बेड पे लेटे लेटे कुछ एक्टिविटीज़ करेगा फिर ही वो इस काबिल होगा कि वो उठ सके। तो पहली एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं रोलिंग, यानी जिसको हम कहते हैं करवट बदलना। इससे क्या होता है कि अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है तो अब इसके मतलब कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि वो थेरेपिस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमें उस पेशेंट को रीएजुकेट करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसमें के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और इसमें हमें कहाँ कहाँ पे इसका इफेक्ट मिल रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रोलिंग के बारे में हम ऐसे पेशेंट को नहीं कहते कि चलो भाई शाबाश रोल करो, ऐसे नहीं, क्योंकि वो पेशेंट है ना। तो हम उसको अगर लाइंग से सिटिंग में ला रहे हैं तो मतलब कि वो बेचारा अभी लाइंग में है, वो सिटिंग नहीं कर सकता, वो इस काबिल नहीं है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सपोर्ट देकर उसकी करवट बदलवाना सिखाएंगे, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। इससे उसके कौन से मसल्स पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी ट्रंक की रोटेशन होगी, उसके हेड और नेक पे फ़र्क पड़ेगा, उसके राइट आर्म में जिस आर्म पे करवट लेगा और जिस आर्म की मदद से लेगा उस आर्म पे जो है फ़र्क पड़ेगा। उसके लेग, क्योंकि जब आप करवट लेते हैं एक टांग पे दूसरी टांग आ जाती है, उस पर उसकी बैक पर फ़र्क पड़ेगा, उसके घुटनों पर फ़र्क पड़ेगा, उसके हाथ की कोहनी के ऊपर जो है प्रेशर आएगा। तो ब्रेन ये चीज़ें बार बार नोट करेगा, जब भी हम उसको करवट दिलवाएंगे उसका ब्रेन ये बात नोट करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आर्म उसका रिलैक्स था वो थोड़ी सी मूवमेंट करेगा अपने दूसरे हाथ को ऊपर रखने के लिए। फिर कभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट में, एक टांग दूसरी टांग के ऊपर वो खुद ही रखने की कोशिश करेगा पेशेंट, क्योंकि ब्रेन के अंदर जब वो चीज़ लिख जाएगी ना। हम ये एक्टिविटी पेशेंट को कब करवाएंगे, तब नहीं करवाएंगे वो इंजर्ड बैठा बेचारे को पेन है और हम कह रहे हैं भाई करो, नहीं। पेशेंट अब ठीक है, उसके ज़ख्म भर चुके हैं पर वो मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब वैसे वो हेल्दी है लेकिन उसके ब्रेन से एजुकेशन मिट गई है मूवमेंट करने की, तो अब उससे हो नहीं रही है मूवमेंट, तो हम करवा रहे हैं। ऐसा जो पेन में नहीं है, उसको कोई बैंडेजेस नहीं लगे हुए, बस उससे मूवमेंट हो नहीं रही उसके ब्रेन से, जब वो चीज़ मिट गई है कि मैं अब करूँ क्या, हम बोलेंगे रोटेट करो, उसके ब्रेन को पता ही नहीं है कि रोटेशन में होता क्या है, करवट लेते किस तरीके से, तो बेचारा करेगा कैसे। तो फिर हम खुद करवाएंगे कुछ दफ़ा, 10 20 30 जितनी दफ़ा भी उसको टाइम लगेगा, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको ये दिमाग में बात बैठ जाएगी कि रोलिंग कहते किसको है, करवट ली किस तरीके से जाती है। और जब ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी डिफरेंट मसल्स पर, बोन्स पर, नीज़ पर, आपके आर्म्स पर, आपके नेक के मसल्स पर फील करेगी, तो वो उसको नोट करती जाएगी कि जब भी इन्होंने मुझे रोलिंग का कहा होता है और जब ये ऐसे मूवमेंट करवाते हैं तो मेरे इन पार्ट्स पर ये मूवमेंट होती है। तो वो नोट करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद साथ रोलिंग, ब्रेन में रोलिंग के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो खुद ब खुद अटैच हो जाएंगी। और जब भी हम रोलिंग का कहेंगे पेशेंट खुद ब खुद वो मूवमेंट्स करेगा और वो सारे मसल्स जो है वो यूज़ होंगे। ये एक बड़े मज़े का तरीका है हमारे पास। ये देखें, बाकी सब इंजेक्शन लगाना, टैबलेट लिख के देना, मैं तो सॉरी टू से इसको हलवा कहते हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, आपके दिमाग में जैसी ड्रग पिक्चर बनी और आपने लिख कर दे दिया। इसमें क्या होता है, पूरे पेशेंट की साइकी के साथ
ब्रेन की एक्टिविटी के साथ आप प्ले करते हैं, आपको हर दफ़ा एक नया चैलेंजिंग पेशेंट मिलता है, आप बोर नहीं होते। ठीक है, अब ये आपने करवा दी। अब इस एक्टिविटी से सिर्फ रोलिंग से फ़ायदा क्या हुआ? देखें, अब आपको रोलिंग समझ में आ गई। अब मैं कहूँगी उठा के बिठाएं पेशेंट को कि आप उठ के बैठें, या हम कहूँगी कि आप पूरा ज़मीन पर लेट जाएँ या पूरी रोल बैक करें, तो उसके भी क्या फ़ायदे होंगे अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो ज़रूरत नहीं है एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करने की। तो बहरहाल इसके फ़ायदे पढ़ते हैं। इसके फ़ायदा क्या होता है? एक तो कि जब चादर चेंज करनी होती है बेड की जिस पे वो रेस्ट कर रहे हैं, या पिलो कवर चेंज करना होता है। अब पेशेंट अगर ऐसे सीधा बिल्कुल मतलब लेटा रहेगा तो वो कैसे स्टाफ को जो है वो इस सब में मतलब काम कर सकेंगे, उनको हेल्प कैसे होगी? बार बार तो नर्सेज आकर स्टाफ आकर उसको नहीं उठाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी स्टार्ट में करवाने के मतलब लाइंग पोजीशन में पहले रोलिंग की जो एक्टिविटी है करवाने का मकसद ये होता है कि पेशेंट जल्द से जल्द इस काबिल हो जाए कि जो नर्सिंग स्टाफ को जो मेहनत लग रही है चादर वगैरह चेंज करने में, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। देखें, इर्द गिर्द के लोग इरिटेटेड होंगे ना, तो काम अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो असिस्टेंस सब प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। वो पेशेंट को पता चलता है हाँ मैं खुद कुछ करने के काबिल हूँ, अब मैं इनको तंग नहीं कर रहा। जब आप खुद सोचेंगे बीमार होते हैं, बुखार वगैरह हो रहा होता है, और जब कोई हल्का सा आपको हिलाता है या बाकी सब आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो आपका दिल जल रहा होता है कि यार मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। तो वही सब पेशेंट के साथ हो रहा होता है। तो हम पहले वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो पेशेंट को आत्मनिर्भर करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊँगा और अब मैं ये एक्टिविटीज़ कुछ कर पा रहा हूँ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, वो बेड पे लेटे लेटे कुछ एक्टिविटीज़ कर पाता है, और बेड से गिरने का जो उसको टेंशन होती है कि मैं गिर गया तो मैं उठूँगा कैसे, ये वो चीज़ें जो वो कम हो जाती हैं। तो अब दूसरी चीज़ है रोलिंग द रोल ओवर। पूरा रोल ओवर के बारे में बात हो रही है। इसमें सुपाइन पोजीशन में लेट के वो जो है पूरा रोल होते हैं, ये भी एक मेथड है। इसमें आपको पता है आपके आर्म्स जो हैं वो मूवमेंट को इनिशिएट करवाते हैं। पहले वही बात कि हम इस मूवमेंट को खुद करवाएंगे, फिर इसमें बॉडी को पता चलेगा कि जब भी मुझसे ये मूवमेंट करने को कहा जाता है तो मेरे आर्म जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, मेरे जो है एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है, मेरे हेड जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, और ये सब चीज़ें जो है ब्रेन नोट कर लेता है। और जब भी हम इस पोजीशन का कहते हैं तो ब्रेन में वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जमा हो जाती हैं और वो उसी तरीके से उसको इनिशिएट करवाता है। ये हम लाइंग पोजीशन से सिटिंग में लाने के दरमियान में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपके मसल जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको रेजिस्टेंस बर्दाश्त करना आ जाता है, आप डिफरेंट किस्म के मूवमेंट्स के लिए बॉडी को तैयार कर लेते हैं, मसल्स पे जो है वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी आ जाती है, तो मसल जो है वो आपके एक्टिव होने लगते हैं। अब एक पोजीशन है ब्रिजिंग, वो एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होती है। वो कुछ इस तरीके की होती है, आप अपनी पूरी बैक को ऊपर उठा लेते हैं और नीचे से बिल्कुल खाली जगह होती है, तो ब्रिज की तरीके का बन जाता है। जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो पेट पर कुछ वेट रख लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए, और बाकी जो नॉर्मल हम री एजुकेशन के लिए करवाते हैं तो वो खाली करवाते हैं विदाउट वेट, कि भाई आप ब्रिजिंग की पोजीशन। अब पेशेंट को बोलेंगे ब्रिजिंग की पोजीशन करो, तो उसके दिमाग में तो कुछ है ही नहीं ना कि ब्रिजिंग क्या होती है और ये कैसे होता है। तो पहले हम करके दिखाएंगे या हम उसको गाइड करेंगे कि भाई आपने ऐसे करना है, और ख़ुद होल्ड करें, क्योंकि ये जो पूरा आपका बॉडी का एब्डोमेन वाला एरिया आप उसको हवा में होल्ड कर रहे होते हैं, एब्डोमेन भी, हिप्स भी और थाइस भी, और सिर्फ आपके लेग्स और आपका हेड जो है वो रिलैक्स होता है। तो ये पोजीशन हमने करवानी है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो हिप्स हैं, आपके हिप फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स हैं, आपका जो लंबर मसल्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव भी हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मसल्स के अंदर खुद को होल्ड करने की, देखें हमारी जो एनर्जी, जितनी एनर्जी इनहेल करने में और एक्सहेल करने में लगती है ना, उसकी 75% ज़्यादा एनर्जी और उस ऑक्सीजन को होल्ड करने में लगती है। तो यानी हम कोई भी एक्टिविटी करें, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम आपको होल्ड वाला पोर्शन देते हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर लगती है। तो जब इस एक्टिविटी में काम ही होल्डिंग का है ना, कि आप ब्रिज पोजीशन बना लें और अपने सारे जो पोर्शन है एब्डोमेन और थाइस और हिप्स का, इसको होल्ड करें, तो आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें लगी रहती है। पेशेंट 2 सेकंड के लिए भी होल्ड करेगा तो उसके सारे मसल्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है काम करना शुरू करेंगे, और ब्रेन को जितना ज़्यादा प्रेशर मिलेगा उन मसल्स पर, उन एरियाज़ में, वो उतनी अच्छी जो है वो रीडिंग नोट करेगा कि इस पोजीशन में, इस एक्टिविटी में मेरे साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट की जब ड्रेस चेंज करवा रहे होते हैं हम, और खाना वगैरह उसको देना होता है, उनको उठा के बिठाने की हम कोशिश करते हैं, बेडशीट नीचे से अगर गंदी हो गई उसको साफ़ करना होता है, डिफरेंट मतलब चीज़ें आप समझ सकते हैं। एज अ थेरेपिस्ट आप जहाँ भी हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आता होगा, आप देखते होंगे पेशेंट को, तो ये एक्टिविटीज़ करने से हमें इस चीज़ में हेल्प मिलती है और पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अब बोझ जो है वो नहीं हूँ।
पेशेंट अगर अच्छे से कर रहा है तो हम देखते हुए कि मतलब ये इस अभी नहीं इसको मैं ऐड करना चाहूँगी, लेकिन अगर पेशेंट ये एक्टिविटी अच्छे से करने लग जाते हैं तो हम सैंड बैग वगैरह रख देते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त कर पा रहा है, यानी ब्रेन जो है वो विद वेट भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहा है, यानी री एजुकेशन हमारी सही तरीके से चल रही है या नहीं। फिर ये साइड लाइन पोजीशन होती है, ये भी बड़ी क्या कहना चाहिए कि हेल्पफुल पोजीशन है आपको लाइंग पोजीशन से सिटिंग में लाने की, क्योंकि ये आपके मसल्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट करती है। और अगर आपका पेशेंट ये एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से करने लग जाता है तो समझ लें कि वो सिटिंग पोजीशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें आपका अपर ट्रंक जो है वो स्टेबल होना सीखता है कि किस तरीके से आपके ट्रंक को एक एल्बो के ऊपर आपकी बॉडी को जो है वो जो है वो स्टेबल किया जाए। आपका एक लेग जो है वो इसमें बेंट होता है, उसमें आपके कुछ मसल्स जो हैं वो आर्म्स के काम कर रहे होते हैं, आपके लंबर मसल्स काम कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि लाइंग से सिटिंग पोजीशन में आने के लिए जब आप पूरे तरीके से लेटे हुए होते हैं तो जब आपको उठना होता है तो तकरीबन इसी तरीके की आपकी पोजीशन बनती है और फिर आप उठकर बैठते हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका पेशेंट इस पोजीशन में आ चुका है तो उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो सिटिंग ही होगी। फिर एक है प्रॉन लाइंग, फोर आर्म के सपोर्टेड। ये सारे पोजीशन बार बार डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस हम ये एक्टिविटीज़ करवाने का मकसद ये होता है कि ब्रेन को ये पता चल जाए कि जब हमने किसी एक्टिविटी का नाम लिया है, किसी सिटिंग पोजीशन, किसी लाइंग पोजीशन का नाम लिया है, तो ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये मसल नोटेड है इस पोजीशन के लिए, तो मैंने ऐसे करना है और ये पोजीशन अचीव हो जाएगी। और उस पोजीशन के डायरेक्ट बाद आपके पास आई थी सिटिंग पोजीशन। देखिए अब अगर आप साइड लाइन में लाइंग में आ चुके हैं तो ज़रा से चेंजेस के बाद ही जो है आपकी सिटिंग पोजीशन जो है वो अचीव हो जाती है। और अब आप इस काबिल होते हैं कि अपर लिम्ब की एक्टिविटीज़ के मैं आपको 1 kg का डंबल ही दे दूं कि आप उसको उठाकर अपने थोड़े से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस काबिल आप हो जाते हैं। तो इट इज़ एन एक्टिव पोजीशन। और ये वहाँ से जो है वो आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिचिंग एंड हिकिंग, डंबल्स लेकर जो आप थोड़ी सी एक्टिविटी कर सकते हैं इस पोजीशन के बाद। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम सिटिंग के बाद वाला चीज़ पढ़ेंगे। हियर इट इज़ सिटिंग एक्टिविटीज़ एंड गेट। ये एक्टिविटीज़ चेयर पर होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो अभी हमने बताई लाइंग पोजीशन में करने के बाद जब आप सिटिंग में आ जाते हैं तो चेयर पे बैठने के जब अगर आप काबिल हो चुके हैं, बेशक आप अपनी टांगों पर अपना पूरा वज़न उठा के नॉर्मली नहीं चल पा रहे, लेकिन अभी आपका अपर लिम्ब इस काबिल है कि वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप प्रॉपर्ली बैठ सकते हो। बैठने वाली पोजीशन बड़ी एक्टिव पोजीशन है, माइंड जो है वो इसमें बहुत एक्टिव होता है। लेटे लेटे आप पढ़ते हैं, आप सो जाते हैं, लेकिन जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो फिर आप असल में सही तरीके से पढ़ते हैं। तो इट्स एन एक्टिव पोजीशन और इस पोजीशन में लाने का मकसद ये होता है कि हम जो भी एक्टिविटी करवाएं पेशेंट उसको कंसंट्रेशन से कर सके। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप री एजुकेशन स्टार्ट करवाएं, फंक्शनल री एजुकेशन, आपके पेशेंट की कंसंट्रेशन आपकी बातों पर हो और वो आपकी बात माने, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करता आपका पेशेंट तब तक आपका ब्रेन कुछ भी नोट नहीं करता। जैसे आप एक चीज़ 10 बार रीड करते होंगे क्लास में बैठे बैठे, और जब आप वही चीज़ अकेले में बैठ के खामोशी से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बिल्कुल इसी तरीके से री एजुकेशन होती है। अगर आपका पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा या इर्द गिर्द कोई ऐसा म्यूज़िक चल रहा है या कुछ ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि उसका ध्यान वहाँ जा रहा है, तो आप उस एक्टिविटी के जो वो 10 रिपीटेशन करवा लें, 20 करवा लें, उसके ब्रेन में कुछ भी नोट डाउन नहीं होगा। तो एक तो आपको आपका पेशेंट जो है वो उसको रेडी करना है कि भाई इतनी इसकी रिपीटेशन होगी और ये एक्टिविटी ऐसी होगी, और वो बोर ना हो। आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है और उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो फोकस के साथ काम करे, और जो भी आपके पास प्रोग्रेस होगी उसको आपने नोट डाउन करना है ऑन पेपर वर्क। और जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है वो अपर लिम्ब से शुरू करके फिर लोअर लिम्ब पर जाएंगी, सिटिंग से लाइंग से स्टार्ट होकर सिटिंग पर जाएंगी, फिर स्टैंडिंग पर जाएंगी। ये सारी आपने एक्सरसाइज वगैरह प्लान करके फ़ाइल बना के हर पेशेंट की रखनी है। अदरवाइज़ जो है वो गड़बड़ बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर आप प्लान्ड होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता होगा मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। अदरवाइज़ आपको घबराता हुआ देखकर पेशेंट आपका जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा, और दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका पेशेंट आपको छोड़ के ही चला जाए और फिर आपका भी जो है वो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो। तो हम सिटिंग पोजीशन की बात करते हैं। सिटिंग पोजीशन जो है वो एक एक्टिव पोजीशन है और इसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़े आराम से करवा सकते हैं। हम डंबल्स हाथ में दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ रखें, यहाँ से उठाकर यहाँ रखें। अपर लिम्ब की जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं इसमें। इससे आपका जो अपर लिम्ब, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेंथन भी होगी और कॉन्फिडेंट भी होगी। सिटिंग पोजीशन की अगर हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसकी री-एजुकेशन करवा दी, फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट सिर्फ उठना सीखा है, उसको नहीं पता कि मैं ग्लास उठाकर जो है वो पानी किस तरह पीऊँ, या निवाला तोड़कर उसको बनाकर हाथ को रोटेट करके मुंह की तरफ किस तरह लेके जाऊँ, उसको एक्टिविटीज़ नहीं याद, ठीक है।
उसको नहीं पता कि मुझे वॉशरूम किस तरह जाना है और वापस आना है, या कपड़े किस तरह, या शर्ट के बटन किस तरीके से लगाने हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपर लिम्ब की हो रहती हैं, ठीक है। तो जब आप सिटिंग पोजीशन में आते हैं तो आपको बड़ा इजी हो जाता है कि आप 95% जो समझ लीजिए 85% जो आपकी डेली लाइफ रूटीन काम होते हैं वो हाथों से कर रहे होते हैं। पाँव से सिर्फ आप चल के इधर उधर जाते हैं या किक कर दिया समटाइम, अगर आप फुटबॉलर हैं तो जब आप अपर लिम्ब की एक्टिविटीज़ उसको करवाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें पिक करवाना, रखवाना, और नोज़ टच करने वाली हमने वो एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए बुक रीडिंग अगर वो इजीली करने लग जाते हैं, आपके पेशेंट डंबल उठा के हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो आपके पेशेंट की जो इनएक्टिविटी है वो 85% तक कम हो जाएगी। दूसरा, वो एक्टिव आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और तीसरा ये कि उनकी जब डेली लाइफ रूटीन नॉर्मल होने लगेगी, उनको जब ये महसूस होने लगा कि मेरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही हैं, तो जब लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज की बारी आएगी तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे और आपको सिर्फ 25% एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। देखने में ये आया है कि सबसे मुश्किल फ़ेज़ क्या होता है कि सिटिंग पोजीशन का सबसे फ़ेज़ मुश्किल होता है, लाइंग पोजीशन का। पेशेंट लेटा हुआ है, वो बड़े सुकून से है, उसको एक्टिविटी करवा के सिटिंग पोजीशन में लाना इज़ द हार्डेस्ट फेज, और टाइम भी सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। 2 महीने भी आराम से लग जाते हैं लाइंग से सिटिंग में लाने में। लेकिन सिटिंग पोजीशन को एक्टिव पोजीशन में तब्दील करने में, यानी सारी एक्टिविटीज़ उसको रीएजुकेट करवाने में 20 दिन से 1 महीना जो है वो लगता है, और आपका पेशेंट जो है वो अपर लिम्ब की ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, और लोअर लिम्ब में जो है वो उससे भी कम टाइम लगता है। और हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो आपको मेंटली इस चीज़ पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर आपको पेशेंट आपके पास लाइंग पोजीशन में आया है तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम इस पोजीशन में लगने वाला है। ठीक हो गया। तो हम अपर लिम्ब की एक्टिविटी सारी करवाते हैं। जब आपका पेशेंट अपर लिम्ब की एक्टिविटी करने लग जाता है तो वो अपने ऑफिस का काम इजीली कर सकता है, बुक इजीली पढ़ सकता है, लैपटॉप चला सकता है, खाना खा सकता है खुद ही, और बहुत सारे काम अपने इजीली कर सकता है। और फिर वो आपके पास जब भी आएगा वो कॉन्फिडेंस से आएगा और अपनी लोअर लिम्ब की एक्टिविटीज़ करने के लिए वो पहले से ज़्यादा जो एंथुजियास्टिक होगा। ठीक। सिटिंग फॉर वर्क, लेग क्रॉस्ड, ये सारी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। वो ही मैंने आपसे बात की ना कि हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने अलग चैप्टर दिया हुआ है, उसको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने हैं पढ़े लिखे कि मतलब इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में लाने की जो कोशिश करते हैं उसमें हम चेयर देते हैं, और हम आपने वीडियोस में भी देखा होगा, और जो इतने बड़े, मैं अभी नाम भूल गए हैं उनका, जो वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल बॉडी बिल्डर हैं, जिनका भी ज़्यादा वेट उठाने की वजह से जो है वो इंजरी हो गई थी, तो दोबारा से जो अपने आप को रिहैब करवा रहे हैं, तो उनकी वीडियोस में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए उनकी बॉडी पे स्लिंग्स लगे हुए होते हैं, और इस किस्म की कुछ रॉड्स वॉल्स उस पर लगी हुई होती हैं। उनको पकड़ कर वो उठकर 1-1, 2-2 कदम चलते हैं, फिर बैठते हैं, चलते हैं, फिर बैठते हैं। ये उनको जो है वो थेरेपी दी जा रही होती है। तो सपोर्ट के लिए साइड पे जो है वो ये रॉड्स लगी हुई होती हैं, जिस तरह सीढ़ियों के पास सीलिंग होती है, और बैठें और 2 कदम चल के वो थक ना जाएं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है वो बैठने की जो है अरेंजमेंट की भी होती है। और इस तरीके से हम उनकी वॉकिंग स्टार्ट करवाते हैं 2-2, 3-3 कदम करके। एक दिन में तो 5 कदम भी कर लें तो पेशेंट बड़ा, थेरेपिस्ट जो है बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि पेशेंट जो है वो कोशिश कर रहा है। स्टैंडिंग पोजीशन से हम जब रिवर्स जाते हैं, यानी थक जाते हैं पेशेंट, तो सिटिंग में जाते हैं। लाइंग पोजीशन में कभी भी नहीं जाते, क्योंकि ब्रेन फिर उसको रीराइट नहीं करता, वो रिलैक्सेशन की तरफ ले जाता है। ठीक है। तो हम जब सिटिंग से स्टैंडिंग में आते हैं तो हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। सिटिंग में रख के पेशेंट को एक सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट के थ्रू पेशेंट 2 से 3 कदम चलता है और फिर दोबारा से बैठ जाता है, और ये चीज़ जो है वो हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। ठीक। अब इसमें मिस्टेक्स वाली क्या बात है कि हम पेशेंट के पोस्चर के ऊपर अगर आप ध्यान ना दें, यानी पेशेंट जैसा टेढ़ा कुबड़ा चल रहा है, बेचारा गिर गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो दिस इज़ पॉसिबल कि जो उसको भी वर्टिब्रल की जो इंजरी थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुका था, वो दोबारा से ताज़ा हो जाए और आपका पेशेंट वापस से 0 पर आ जाए। तो हम स्लिंग्स इसलिए बांधते हैं कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो अराइज़ ना हो। और दूसरा ये कि हम खुद भी पेशेंट के आसपास उसका हाथ पकड़े हुए और उसको होल्ड किए हुए होने चाहिए, और होते भी हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं जो बिल्कुल न्यू कमर्स या जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए कि क्या गलती हो सकती है कि अगर स्लिंग्स नहीं बंधे हुए हैं या आप पास नहीं हो तो पेशेंट उठ के जब चलने की कोशिश करें, तो जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं कि व्हील चेयर से उठ के जब चलने की कोशिश करते हैं तो धड़म करके गिर जाते हैं, है ना, होता है ऐसा। तो अगर इंजरी होगी, कोई पुरानी इंजरी जिसको हम ठीक करके फिर उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको वो इंजरी दोबारा से ताज़ा हो जाए और हम फिर से 0 पर आ जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्लिंग्स लगाते हैं और ख़ुद उनके साथ होते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम कोई उस पर अनइवन मतलब
बॉडी अगर स्ट्रेट होगी तो आपके दोनों फीट्स के ऊपर बराबर वज़न होगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी टेढ़ी कुबड़ी पोजीशन में होगी चलते हुए, स्लिंग्स नहीं होंगे, तो आपके फीट्स के ऊपर जो वज़न होगा वो अनइवन होगा और आपकी बॉडी सही तरीके, आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को नोट नहीं कर सकेगा और गिर जाएंगे आप। छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं और ये आई थिंक दैट इज़ इट, इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। वॉकिंग के बारे में आए थे, वॉकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, लेकिन अगर आपकी थेरेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो वो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की एक्सरसाइज भी साथ में करवाते हैं। पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस जनरेट होना शुरू हो, देखें वो एक्टिविटी के साथ ही पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस जो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। आप नेचुरली जब गिरते हैं सामने, उससे पहले आपका ब्रेन 1000 कोशिशें कर चुका होता है आपको ना गिरने देने की, आपको थ्रू आइज़ बता रहा होता है, आप लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं कि आप ना गिरें। अब वॉकिंग एक्टिविटी में मैंने कहा था कि सबसे कम टाइम लगता है अगर आपका अपर लिम्ब एक्टिव हो जाए, क्यों इसका एक सवाल भी मेरे साथ टीचर ने किया था, वो क्यों कि भाई ऐसा क्यों होता है कि अपर लिम्ब की जब आप एक्टिविटी अच्छे से करने लग जाते हैं तो लोअर लिम्ब में बहुत कम टाइम लगता है। तो इसका जवाब सिंपल सा था और जो मुझे 15 दिन लग गए कि जब आप बैठ के उठने लगते हैं तो आपके पाँव के ऊपर सारा प्रेशर नहीं जाता, आपके आर्म्स जो है वो इतने एक्टिव होते हैं कि इर्द गिर्द की चीज़ों को होल्ड करके आपको गिरने से बचा लें। लेकिन अपर लिम्ब जब बेचारा एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है तो उसके पास कोई और नहीं होता उसकी हेल्प करने के लिए, उसको खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि जब आपको पाँव से चलने की कोशिश करनी होती है तो आपके पास हाथ एक्टिव पोजीशन में होते हैं वॉल्स को होल्ड करने के लिए, टाइल्स को होल्ड करने के लिए, स्लिंग्स को होल्ड करने के लिए, रॉड्स को होल्ड करने के लिए, और आप चल सकते हैं। लेकिन जब आप अपर लिम्ब पे एक्टिविटी करवा रहे होते हैं तो इस किस्म का आप कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक हो गया। वॉकिंग पोजीशन बहुत मुश्किल पोजीशन है, इसके लिए आपको पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरत होती है और पेशेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेताब ही जो है वो वॉकिंग पोजीशन के लिए होता है। तो उसकी प्रोग्रेशन के लिए जो है वो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी पड़ती हैं और पेशेंट का आपको कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और ख़ुद थेरेपिस्ट को जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आना पड़ता है ताकि पेशेंट जो है वो आपकी बात माने। अगर आप लुक्स में ही डॉक्टर नहीं लगेंगे, उनको कॉन्फिडेंट फील नहीं होंगे, आपके खुद के ही आपका हाथ काँप रहे होंगे, तो पेशेंट जो है वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि एक्टिविटी डिज़ाइन करें, एक्टिविटी पैटर्न में डिज़ाइन करें, एक्टिविटी बार बार रिमूव करवाएं ताकि उसको आदत हो जाए, लेकिन एक्टिविटी स्मूथ होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि पेशेंट को मूवमेंट करते हुए बेजारी महसूस हो। एक्टिविटी पैटर्न में हो, यानी आप 1 2 3 4 1 2 3 4 आप एक दफ़ा उसको समझा दें और जब दूसरी तीसरी दफ़ा आप बोलें तो उससे पहले पेशेंट जो है वो एक्टिविटी खुद ही करना शुरू कर दें, तो इससे आपके लिए भी आसानी है और दूसरा ब्रेन को अपनी एक्टिविटीज़ रीराइट करने में भी जो है वो आसानी होती है। तो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे री एजुकेशन के बारे में सिर्फ यही बात थी कि ब्रेन में से जो इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई है उसको दोबारा से लिखवाना है और लिखवाने के लिए वही एक्टिविटीज़ हम दोबारा से करवाएंगे और एक बार नहीं काफ़ी मरतबा करवाएंगे ताकि ब्रेन जो है वो उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर ले और फिर हम इस तरीके से लाइंग पोजीशन से सिटिंग और सिटिंग से फिर स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाएंगे। एंड दैट्स इट। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं कि आपकी कमर मुड़ सकती है चलते हुए, ये वो तो उसके लिए हमने बताया कि हम स्लिंग्स यूज़ करते हैं पेशेंट को होल्ड करने के लिए और ख़ुद भी हमने पेशेंट को पकड़ा हुआ होता है कि उसका पोस्चर जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। और नेक्स्ट में हम जो है वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिम्ब की एक्टिविटी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, इसमें से जो है वो सवाल आए थे, वैसे वो हमने अभी भी डिस्कस कर लिए हैं लेकिन हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लेते हैं।